भूलने की बीमारी। मैं आजकल बहुत परेशानी में हूँ, क्योंकि कहते हैं, जैसे बल और सुंदरता का कोई विकल्प नहीं होता है, वैसे ही मुझे भूलने की बीमारी का भी कोई विकल्प नजर नहीं आता। वैसे तो भूलने की बीमारी पहले ज्यादातर उम्रदराज लोगों में ही होती थी, खासकर उन सासू माओं में ज्यादा होती थी जो अपनी दबंग बहुओं से लोहा नहीं ले पाती थी, तो हथियार के रूप में अपनी बीमारी का ही प्रयोग करती थी। उस हर बात को भूल जाती थी जिसकी वजह से उनकी बहू परेशान होती। पर अब तो यह बीमारी कम उम्र के लोगों में भी बड़ी सहजता से पैर पसार रही है। मेरे पड़ोस में 20 साल का लड़का अमन रहता है। वह जब भी किसी से कुछ काम की चीजें मांग कर ले जाता है, लौटाना भूल जाता है। टोकने पर कहता है, क्या करूं आंटी, भूलने की बीमारी है, अभी लौटाता हूं। पर लौटाता कभी नहीं है, फिर से भूल जाता है। वैसे इस बीमारी से मेरे ताल्लुकात बरसों पुराने हैं। जब मैं छोटी थी, मेरे घर के बगल में विवेक अंकल रहते थे। उनके 90 वर्षीय पिताजी उनके चार दीवारी विहीन घर के सामने बैठे आने जाने वाले से उसका नाम और पता पूछते रहते। जब भी मैं स्कूल जाने के लिए उनके घर के सामने से निकलती, हर रोज मुझे बुलाकर मेरा नाम, पापा का नाम और पता पूछते। जब मैं स्कूल से लौटती, तब तक वो सब भूल जाते और फिर से वही सब प्रश्न पूछते। अक्सर मैं उनके सवालों से बचने के लिए लंबे रास्ते से अपने घर जाती। वे मेरा नाम पूछते पूछते स्वर्गवासी हो गए, पर उन्हें मेरा नाम याद नहीं हुआ। मेरे पापा के एक दोस्त थे आलोक अंकल, जिन्हें भूलने की बीमारी थी। अक्सर वह अपनी कोई महत्वपूर्ण चीज कहीं रख कर भूल जाते और जब उन्हें याद आता, बौखलाहट में यहाँ वहाँ ढूंढते हुए आसपास की सारी चीजें उलट पुलट कर रख देते। एक दिन वे अपनी पूरी सैलरी लेकर घर आए और पत्नी के हाथों में थमाकर भूल गए। मेरे यहाँ आए तो उन्हें याद आया कि पापा से कुछ पैसे उधार लिए थे, उसे लौटाना है। उन्होंने जेब में रुपए निकालने के लिए हाथ डाला, वे नहीं थे। घबराकर दूसरी जेब में हाथ डाला तो पैसे वहां भी नहीं मिले। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी सारी जेबें टटोल कर देख ली। पैसे नहीं मिले तो उन्होंने सोफा के कवर, कुशन सब टटोल डाले। पापा पूछते रहे कि क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो। पर वे बदहवास से जवाब देने के बदले बगल में बैठे निखिल अंकल की जेब में ढूंढने लगे, फिर झुककर सोफा के अंदर देखने लगे। तभी इत्तेफाक से उनकी पत्नी कल्याणी आंटी आ गई। उन्हें देखते ही बोले, कल्याणी बर्बाद हो गया, मेरी सारी सैलरी चली गई। वे आगे कुछ बोलते उसके पहले ही कल्याणी आंटी बोली, वह तो आप मुझे दे आए थे। फिर तो एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। पर उस दिन से पापा ने मम्मी को खास हिदायत दे दी थी कि कभी उनकी बगल वाले सोफा पर ना बैठे। पता नहीं आलोक का कब क्या खो जाए और वो बगल वाले को भी टटोलने लगे। यह तो रही बचपन की बातें। जब बड़ी हुई, शादी हुई तो ससुराल में तो एक से एक भुलक्कड़ मिले। मेरी सासू माँ चाबी को इतना संभाल कर रखती कि वे खुद ही भूल जाती कि उसे कहाँ रखी है। बिजली का बिल अक्सर जमा नहीं होता, सासू माँ को तब याद आता जब बिजली कट जाती। मैंने कहा, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जमा करवा दूंगी। पर इतनी जल्दी वे अपना मालिकाना हक बहू को कैसे सौंपती। उन्होंने बिल जमा करने की जिम्मेदारी अपने बेटे यानी मेरे पतिदेव को सौंपी। जब मैंने उन्हें बताया कि आपके बेटे को तो आपसे भी ज्यादा भूल जाने की बीमारी है, तो बिदक गई, मेरे बेटे से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। घर के सारे काम तो वही देखता है, फिर बिजली का बिल क्यों नहीं समय पर जमा करेगा। जब पतिदेव ने बिजली का बिल जमा करने की जिम्मेदारी ली, तो उस महीने बिजली कटने पर मैंने फोन किया कि आसपास के सारे घरों में रोशनी है, सिर्फ हमारे घर में अंधेरा है। तो इन्होंने एक बिजली मिस्त्री को भेज दिया। जांच पड़ताल के बाद पता चला सब ठीक है, बस करंट नहीं आ रहा है। जब मैंने बिल की बात याद दिलाई, तब जाकर पतिदेव को याद आया कि बिजली का बिल तो जमा ही नहीं हुआ है। पूरी रात गर्मी में बैठकर गुजारने के बाद भी सासू माँ यह मानने को तैयार नहीं थी कि उनके बेटे को भूलने की बीमारी है। वे यही कहती रही कि तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठा रहता है जो इतने काम करेगा। एक दो छोटी बातें तो भूल ही जाएगा। उस छोटी सी बात के लिए सबको कितनी ही परेशानी उठानी पड़ी, यह समझते हुए भी नासमझ बनी रही।
हालांकि अक्सर पतिदेव ऑफिस जाते समय कभी फाइल भूल जाते, कभी चाबी, कभी अपना सूट धुलने को देते तो यह याद ही नहीं रहता कि किस लॉन्ड्री में दिए हैं और उसकी रसीद कहाँ रखे हैं। फिर तो उस रसीद के चक्कर में सारे घर की शामत आ जाती। थोड़ी देर में पूरा घर कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह बिखरा हुआ नजर आता, पर वह रसीद नहीं मिलनी थी सो नहीं मिली। मुझे लगता यह भूलने की बीमारी जेनेटिक्स से आई थी। एक बार सासू माँ भी अपनी 2 सिल्क की साड़ियाँ धुलने के लिए देकर भूल गई। घर में यहाँ वहाँ ढूंढती। वो तो परिचित ड्राई क्लीनिंग की दुकान थी, इसलिए एक दिन मुझे रोककर बोला कि आपकी सासू माँ 2 साड़ियाँ धुलने के लिए दे गई थी, अभी तक ले नहीं गई। तब मैंने दोनों साड़ियाँ लाकर सासू माँ को दी। जब मेरी बड़ी नंद आई तो दोनों माँ बेटे की याददाश्त मजबूत करने के लिए बादाम खाने की सलाह देकर गई। पर उन दोनों को बादाम ही खाना याद नहीं रहता। दोनों हफ्ते में 1-2 दिन ही बादाम खा पाते। जब मैं उन्हें याद दिलाती तो दोनों मुझे ही झिड़क देते, याद है ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। फिर बादाम देने की जिम्मेदारी उन्होंने घर की मेड सुशीला को सौंपी। इन दोनों की याददाश्त पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, सुशीला की याददाश्त जरूर काफी दुरुस्त हो गई। एक दिन मैं सुबह की चाय बना ही रही थी कि इनके बहुत ही करीबी मित्र प्रशांत जी आ गए। आते ही उन्होंने मेरे बेटे से कहा, जाकर अपनी मम्मा से बोल कि प्रशांत अंकल आए हैं, चाय भी पियेंगे और नाश्ता भी करेंगे, वरना बाद में कहेंगी कि मैंने तो आपको देखा ही नहीं इसलिए कुछ बनाया ही नहीं। आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी, इसलिए मैं किचन से ही बोली, क्या बात है भाई साहब, इतने उखड़े उखड़े से क्यों हैं? भाभी जी मायके। उन्हें जैसे इसी पल का इंतजार था। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, नाम मत लीजिए उसका, ऑफिस में उस निशा मैम ने अपने भूलने की बीमारी से सबका बेड़ा गर्क कर ही रखा था। घर में आपकी इस भाभी जी ने जीना हराम कर रखा है। हुआ क्या, होना क्या है? आज छुट्टी थी इसलिए कल शाम में मैंने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। इवनिंग शो के 2 टिकट मंगवा कर सीमा को तैयार रहने के लिए फोन कर दिया और निशा मैम से 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की परमिशन भी ले ली। ऑफिस से निकलते समय निशा मैम से बोलने गया तो बोली कि वे अपनी कार लेकर नहीं आई हैं, इसलिए मैं उन्हें रास्ते में उनके घर पर ड्रॉप कर दूं। जैसे ही मैं उनके घर के गेट पर पहुंचा, उन्हें अपना खाली पोर्टिको देखकर याद आया कि कार तो दूसरे दिन बनने के लिए देनी थी, आज तो वे कार लेकर ऑफिस गई थी। तब उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिस तक छोड़ दो, ज्यादा देर नहीं होगी। मैं मरता क्या ना करता, उन्हें वापस लेकर ऑफिस लौटा। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि बैग में तो कार की चाबी है ही नहीं। बैग में तलाश करने के बाद मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए बोलकर वे ऑफिस में हर उस स्थान पर चाबी ढूंढने लगी जहां चाबी के होने की संभावना थी। चाबी ना मिलनी थी, ना मिली। मैं हिम्मत जुटा कर बोला, मैम पिक्चर का टाइम हो चला। मैं इतनी मुसीबत में हूँ और तुम्हें पिक्चर की पड़ी है। मैडम को चाबी की पड़ी थी और मुझे अपने घर में होने वाले तांडव की। पर मरता क्या ना करता, वहीं खड़ा रहा। पूरे घंटे भर छानबीन के बाद मैडम के कार की चाबी उन्हीं के बैग के फटे हुए कपड़े में घुसी हुई नजर आई। चाबी देख मैडम के चेहरे पर 100 पावर के बल्ब जल उठे और मेरे मन में श्री कृष्ण जी की तरह संभावित महाभारत को रोकने के लिए तरह तरह की योजनाएं जन्म लेने लगी। पिक्चर समाप्त होने के समय पर घर पहुंचा, दिल ही दिल में यह मनाते हुए कि सीमा को भी मैडम वाली बीमारी लग जाए और वह भूल जाए कि आज मैंने उससे क्या वादा किया था, या ईश्वर की कृपा हो और उसके मायके से उसका भाई आ जाए। पर यह सब दिल को बहलाने वाली बात ही साबित हुई। मेरे पहुंचते ही उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। कितना ही समझाया कि रखो पूरा घर तमाम, बस दे दो केवल बाहर का एक कमरा, पर वह नहीं मानी। रात पाक में गुजरी मच्छरों से लड़ते, सार्वजनिक शौचालय से फ्रेश होकर सीधा आपके दरवाजे पर आ बैठा हूँ। कहीं आप भी भूल गई कि बंदा बैठा है, सो संदेशा ही भिजवा दिया कि आपके चाय नाश्ता भूलने की संभावना समाप्त हो जाए। खैर, मैंने प्रशांत जी को नाश्ता करा उनके घर का रुख किया। बड़ी मुश्किल से सीमा को समझाया बुझाया तो प्रशांत जी की गाड़ी पटरी पर आई। घर आई तो दूसरा हंगामा खड़ा था। सासू माँ जिस काली गाय को रोटी खिलाने गई थी, उस गाय ने उन्हें टक्कर मार दी थी।
मेरे पूछने पर कि वो काली गाय पहले भी उन्हें दौड़ा चुकी है, फिर क्यों उसे रोटी देने गई, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि वे भूल गई थी कि इसी गाय ने उन्हें दौड़ाया था। उनकी इस भूल से इस बार उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया और उनके साथ साथ मेरी भी मुसीबत हो गई। 2 महीने बाद जाकर सब ठीक ठाक हुआ है। अब एक राज की बात बताऊं, इन दिनों मेरी चेतना का भी विस्तार होने लगा है। भूलने की बीमारी के फायदे समझ, मुझमें भी बहुत कुछ भूल जाने की बीमारी पनपने लगी है।